बारहवीं क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य के आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों का जो मुख्य टॉपिक होगा वो पुष्यभूति वंश होगा। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, जब गुप्त वंश अपने उत्तरावस्था में होता है तो घोड़ों के आक्रमण के कारण क्या होता है, मतलब घोड़ों के आक्रमण से ये सैनिक रूप से काफ़ी कमजोर हो जाते हैं और अत्यधिक धन की हानि हो जाती है, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी काफ़ी इनकी स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। जब भी ऐसी स्थितियां आती हैं तो साम्राज्य कमजोर पड़ने लगते हैं। तो इसी क्षेत्र कड़ी में आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य जो होता है वो काफ़ी कमजोर हो जाता है। जब गुप्त साम्राज्य कमजोर हो जाता है तो आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य में एक के अंतर्गत आप भारत में देख रहे थे, पहले से ही सामंती व्यवस्था चल रही थी। तो जो सामंती व्यवस्था होती है वो जो सामंत होते हैं भारत में, तो सामंत क्या करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं। तो उन्हीं कड़ी में आप देखेंगे इनके एक सामंत होते हैं पुष्यभूति, है ना। तो पुष्यभूति जो सामंत होते हैं वो थाने यानी हरियाणा के आसपास ये सामंत के रूप में काम कर रहे थे, गुप्तों के अधीन काम कर रहे थे। लेकिन जब गुप्तों का साम्राज्य छिन्न भिन्न कमजोर होने लगता है तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, अर्थात पुष्यभूति जो है एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसे आप पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। तो ये जो है पुष्यभूति महोदय यानी पुष्यभूति वर्धन, इन्होंने इस वंश की नींव रखी थी, आधारशिला रखी थी। तो धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ेगा। तो पुष्यभूति को हम लोग संस्थापक के रूप में हम लोग इनको याद रखेंगे। ठीक है, संस्थापक के रूप में हम इनको याद रखेंगे। इनका जो मतलब राज्य को जहाँ पे बनाया था, जो सेंटर था इनका, ये हरियाणा के आसपास इन्होंने राज्य का निर्माण किया। इसके बाद दूसरे राजा आते हैं, इनका नाम है प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति से आगे बढ़कर काम करते हैं और इनके द्वारा जो है साम्राज्य का निर्माण किया जाता है। प्रमुख रूप से ये चारों दिशाओं को जीतने का काम शुरू कर देते हैं। इन्हें हूण हरिण केसरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हूणों से लोहा लेते हैं, तो इनको हूण हरिण केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे ये जो आपका उत्तर पश्चिम का क्षेत्र पड़ रहा है, इधर भी इनके कई सारे अभियान जाते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। इसी वजह से शायद इन्होंने हूण हरिण केसरी की उपाधि भी धारण की थी। और प्रभाकर वर्धन ने अपने राज्य के विस्तार के लिए मतलब सारे रास्त्रों का प्रयोग किया। पहला तो इन्होंने युद्ध का मार्ग अपनाया, यानी युद्ध करके भी अपने राज्यों को एनेक्स करते जा रहे थे। और दूसरा इनका तरीका था वैवाहिक संबंध, है ना। तो वैवाहिक संबंध करेंगे। तो अब देखते हैं इनके पुत्र और पुत्रियों के बारे में। तो इनके दो पुत्र, एक तो इनका पुत्र होता है राज्यवर्धन, ठीक है, इनका एक पुत्र होता है राज्यवर्धन और दूसरा पुत्र हो जाता है हर्षवर्धन। ठीक है, दूसरा पुत्र होता है हर्षवर्धन और इनकी वो पुत्री भी होती है जिसका नाम हो जाता है राजश्री। ठीक है, जिसका नाम हो जाएगा राजश्री। अर्थात इनको एक पुत्र, एक दो पुत्र और एक पुत्री थी। तो अब आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र होता है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, है ना। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी एंड वेस्टर्न बिहार, इसको मिलाकर के मौखरियों ने एक वंश की स्थापना की, एक राज्य की स्थापना की थी। इसे मौखरी साम्राज्य के नाम से जानते हैं, मौखरी वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कन्नौज, ठीक है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये जो मौखरी थे, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो क्षेत्र में थे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। प्रभाकर वर्धन हरियाणा के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। तो इन्होंने मतलब अपनी पुत्री का विवाह मौखरी के शासक यानी गृहवर्मा से कह कर करके, गृहवर्मा के साथ कर करके अपने आप को मजबूत कर लिया, यानी अपने राज्य को मजबूत कर लिया, क्योंकि इन्होंने गृहवर्मा से अपनी पुत्री का विवाह कर लिया था, है ना। आप इसको साथ में लिख लेते हैं, राजश्री का विवाह कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो गए वैवाहिक संबंध। तो इस तरह जो है प्रभाकर वर्धन ने अपने राज्य को इस सीमा से भी सुरक्षित कर लिया। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी जो बना ली थी थानेश्वर। ठीक है, राजधानी क्या थी इनकी, थानेश्वर। अर्थात प्रभाकर वर्धन द्वारा जो राजधानी बनाई गई थी उसे आप थानेश्वर के नाम से जानते हो। तो आपसे कई बार परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है कि वर्धन वंश की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो प्रारंभिक राजधानी की थानेश्वर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना आप।
ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मौखरियों को कुछ विवाद वगैरह की स्थिति का सामना पड़ा। यहाँ पे एक राज्य पड़ता है मालवा का क्षेत्र, ठीक है, मालवा का क्षेत्र। और ये यहाँ पे ये वाला जो रीजन है इसे आप बिहार के नाम से जानते हो, बंगाल के नाम से जानते हो, ठीक है। किस नाम से जानते हो? बंगाल। तो बंगाल में गौड़ शासकों का शासन चल रहा था, जिसमें एक नाम आप पढ़ते हो शशांक का, ठीक है। किसका नाम पढ़ते हो? शशांक, गौड़ शासक शशांक। और दूसरी तरफ मालवा, मालवा में एक देवगुप्त या देवभूति नाम से एक व्यक्ति शासन कर रहा था, देवगुप्त, ठीक है। और ये आपका कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है? गुजरात, गुजरात। तो इन्हीं ये जो कन्नौज यानी गृहवर्मा से मालवा के शासक और गुजरात के शासकों से 36 का आंकड़ा था। कहते हैं कि मतलब इतिहास में आप देखते हैं गृहवर्मा ने क्या कर दिया था, गुजरात के कुछ क्षेत्र को तथा मालवा का जो पश्चिमी हिस्सा था उसको जीत करके अपने राज्य में मिला लिया था। अर्थात इन दोनों राजाओं के भी, मालवा के शासक देवगुप्त और गृहवर्मा के बीच में मतलब तकरार की स्थिति थी, ठीक है। तो एक समय ऐसा आता है जिसमें बंगाल का शासक, यानी ये जो बंगाल का शासक है, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाते हैं और मिल करके क्या कर देते हैं? इसकी हत्या कर देते हैं, गृहवर्मा की हत्या कर देते हैं। गृहवर्मा की हत्या कर देंगे तथा राजश्री को अपहरण कर लेंगे, ठीक है। राजश्री को अपहरण या कैद कर लेंगे और अपनी कैद में डाल देंगे, ठीक है। इधर तो ये कहानी हो रही और दूसरी तरफ प्रभाकर वर्धन उत्तर पश्चिम अभियान वगैरह करने के बाद वापस आते हैं और इनकी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो राजवर्धन इनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है, इसको राजा बनाया जाता है और ये जो है राजकाज को संभालता है। जब ये सिंहासनारूढ़ होता है, गद्दी पर बैठा होता है, अपनी सभा को संबोधित कर रहा होता है, उसी समय राजवर्धन को जो है दूत के माध्यम से समाचार मिलता है कि ये यहाँ मालवा के शासक देवभूति ने तथा इन्होंने यानी ये यहाँ पे ये बंगाल के शासक शशांक ने, इन दोनों ने क्या किया है कि आपकी जो बहनोई है अर्थात गृहवर्मा, उनकी हत्या कर दी है तथा आपकी बहन को किडनैप कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया, कैदी बना दिया है। तो ऐसी स्थिति में हर एक भाई वही काम करेगा जो राजवर्धन ने किया। राजवर्धन ने अपनी सेना तैयार की और सेना तैयार करने के बाद इन्होंने सीधा धावा बोल दिया, है ना, इस क्षेत्र में यानी मालवा के क्षेत्र पर धावा बोल दिया और देवभूति की हत्या कर दी। देवभूति की तो हत्या कर देते, लेकिन वहां पे बंगाल शासक शशांक भी छिपा हुआ था। वो क्या करता है? धोखे से, है ना, धोखे से घात लगा करके राजवर्धन की भी हत्या कर देता है, ठीक है। राजवर्धन की भी हत्या कर देता है। अब वहां बचा था शशांक, ठीक है। तो आप जानते हो उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता था। भारत के बड़े बड़े राजा इसको प्रोत्साहन देते थे। तो यहीं पे आप एक क्षेत्र पड़ जाता है गया, बिहार में गया क्षेत्र पड़ जाता है। क्योंकि मौखरियों की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। तो यहीं पे आप बिहार में आप देखते हो गया पड़ता है। तो गया में वृक्ष पर मिलता है जिसे आप कहते हो बोधि वृक्ष, है ना। गया में बोधि वृक्ष पड़ता है, इसी बोधि वृक्ष की वजह से इसका नाम भी बोधि गया पड़ गया है, बोधि वृक्ष। इस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या के दौरान ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ये जो पहला वाला वृक्ष था जो गौतम बुद्ध के समय का था, उसको जो है शशांक ने क्या कर दिया था? इसको कटवा दिया था, ठीक है, इसको कटवा दिया। तो ध्यान रखेंगे ये जो हमारी इस पीढ़ी का वृक्ष है बोधि वृक्ष, ये अगर देखा जाए तो ये चौथी पीढ़ी का वृक्ष वर्तमान समय में चल रहा है, चौथी पीढ़ी है ना। और इसके टोटल 195 साल बीत चुके हैं। अर्थात ये जो पेड़ लगाया गया था 195 साल पहले लगाया था। ये भी ध्यान रखना है, इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक वैज्ञानिकों का एक समूह बना रखा है, वैज्ञानिकों का एक समूह। ये जो दल है वैज्ञानिकों का दल, ये प्रत्येक वर्ष वहां पे जाता है, उसका अध्ययन करता है कि इसको कैसे से मतलब ज्यादा से ज्यादा समय तक इसको सर्वाइव करके रखा जा सके। और इसके भी और भी छोटे छोटे इसके आसपास इसके उत्तराधिकारी भी तैयार हो गए। तो ये भी ध्यान रखना है ना। अब ये राजवर्धन की मृत्यु हो जाएगी और राजश्री क्या है? किसकी कैद में है? अब कैद हो जाएगी शशांक, देवगुप्त की कैद में है। लेकिन अब देवगुप्त की मृत्यु हो चुकी है तो राजश्री किसी तरह छिपा करके ये क्या करी? उनके कैद से मुक्त होकर यानी भाग गई है, कैद से भाग निकली है, ठीक है, भाग निकली। अब क्या होता है? यहाँ पे इसकी भी मृत्यु हो गई है और ये कैद से मुक्त तो हो गई है, लेकिन वो शशांक के भाग गई है। शशांक से क्या है? इसको जो है बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जब राज्य मतलब हर्षवर्धन जब राजा बनता है तो हर्षवर्धन के सामने कई सारी समस्याएं आती हैं, है ना।
हर्षवर्धन के सामने कई सारी समस्याएं आती हैं। तो हर्षवर्धन अब क्या करें, कई सारी समस्याओं में तो सबसे पहली समस्या थी मतलब एक तो अपने मतलब क्या है इनका एक ऐसा राज्य जिसका राजा मर चुका था, तो उसको पहले तो उसको संरक्षित किया जाए, और दूसरी समस्या अपनी बहन, जो इसकी बहन खो गई थी, उसको बचाना, और तीसरी समस्या थी कन्नौज को भी मतलब अच्छे से उस पर भी शासन को स्थापित करना और उसको बचा कर रखना। तो इन्हीं सारी समस्याओं का निराकरण अब करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन अब जो है इन समस्याओं से निपटेगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे हर्षवर्धन निपटता है। तो ध्यान रखेंगे जो हर्षवर्धन है ये बहुत ही कम उम्र में जो है राजा बनेगा। इसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी, ध्यान रखेंगे। तो ये बन जाता है 606 में, और 16 वर्ष की अल्प आयु में ये राजा बन जाएगा। 16 वर्ष की अल्प आयु में ये सम्राट बनेगा, और सम्राट बनते ही ये दक्षिण की तरफ अपने अभियान को धार दे देगा। पहला तो इसका काम होगा शशांक से निपटना। तो पहला तो ये काम करेगा, ये जो बंगाल का शासक शशांक था, इस पर चढ़ाई करके इसकी हत्या कर देगा, और उसके बाद ये दक्षिण के अभियान में चले मतलब अभियान करेगा अपनी बहन को ढूंढने के लिए। तभी इसको एक बौद्ध भिक्षु मिलता है जिसे आप अतिथि दिवाकर या दिवाकर मित्र के नाम से जानते हो। तो दिवाकर मित्र क्या करते हैं, इसके बहन के बारे में जानकारी देता है कि वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जंगलों में जा रही है, वो कैसे मुक्त तो है लेकिन वो वहीं जा रही भाग के। तो अब हर्षवर्धन बहन का पीछा करता हुआ पहुंचता है, बहन का पीछा करेगा, और बहन क्या करेगी, मिल जाएगी। तो जब बहन मिलती तो उस समय वो सती होने जा रही थी, तो सती अवस्था में थी, लेकिन फिर जो है अभी सती हुई नहीं थी। तो हर्षवर्धन उसको वहां से उठा करके ले आता है और अपनी बहन को उसका राज्य देता है, और अब दोनों राज्यों का क्या किया जाता है, एकीकरण हो जाता है। अब नई राजधानी यानी नवीन राजधानी क्या हो जाएगी, दोनों राज्यों की, यानी हर्षवर्धन के पिता के द्वारा बनाए गए राज्य की और ग्रहवर्मा के राज्य की, दोनों की जो संयुक्त राजधानी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कन्नौज हो जाएगी, कन्नौज। अगर परीक्षक आपसे ये पूछ ले कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। लेकिन उस समय एक और बात आ जाती है कि व्यापार वगैरह के लिए भी एक शहर बहुत ज्यादा भारत में फेमस था, जिसे आप मथुरा के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, मथुरा। तो मथुरा जो है सूती वस्त्रों की राजधानी थी, सूती वस्त्रों की राजधानी थी, और ये व्यापारिक नगर था एक प्रकार से देखा जाए तो। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, सूती वस्त्रों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, और ये व्यापारिक राजधानी थी। ठीक है, तो ये है ना, तो ये भी फेमस हो गया। तो इसकी मेन राजधानी हो गई कन्नौज, और व्यापारिक राजधानी हो गई मथुरा। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, ये जो है अब ये इसका जो राज्य काफी सुदृढ़ हो गया। कहते हैं कि हर्षवर्धन इतना ज्यादा अपने शासन में तल्लीन रहता था, जैसे कि अशोक वगैरह थे, है ना। तो ये क्या करता था, सुबह उठता था और अपने सभी राजकीय कार्यों को कंप्लीट करता था। ये अपने राजकीय कार्य में इतना ज्यादा व्यस्त रहता था, खाना, भूख, नींद, ये सब भूल जाता था, यानी अपनी प्रजा के कल्याण के लिए बहुत ज्यादा लगा रहता था। ये प्रजा प्रिय शासक था, प्रजा से इसका बहुत ज्यादा लगाव था। तो ये बातें हो गई इसके बारे में। अब इसके बाद देखते हैं, हाँ, इसका एक अभियान था, एक अभियान इसने किया था दक्षिण भारत में, क्योंकि आपने देखा ये उत्तर भारत में तो सभी को जीत रहता है ना। कश्मीर को छोड़ करके, कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में हर्ष का साम्राज्य था। ठीक है, हर्ष का साम्राज्य था। इसीलिए इतना बड़ा राज्य होने की वजह से हर्ष ने कौन सी उपाधि धारण की थी, सकलोत्तर पथनाथ, है ना, सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसकी उपाधि क्या थी, सकलोत्तर पथनाथ। तो अब इसका एक दक्षिण का अभियान होता है, और दक्षिण का अभियान किसके विरुद्ध करता है, तो दक्षिण का ये जो अभियान है, ये अभियान ये शुरू करता है विंध्या नर्मदा नदी क्रॉस करके जब पहुंचता है तो वहां नर्मदा के तट पर इसका सामना हो जाता है, क्या नाम था उसका, पुलकेशिन द्वितीय। हाँ, पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन द्वितीय एक सचालु के शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हो जाता है, और इस युद्ध में हर्षवर्धन की क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी।
ठीक है, हर्षवर्धन की पराजय हो जाएगी। तो हमें ये वाली जानकारी जो प्राप्त होगी वो जानकारी हमें मिल जाती है ऐहोल अभिलेख से। किससे मिल जाएगी? ऐहोल अभिलेख से। तो ये ऐहोल अभिलेख को याद रखना है। ऐहोल अभिलेख ये रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है, रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखना है ये अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? ऐहोल अभिलेख के द्वारा, रवि कीर्ति के द्वारा। और ये अभिलेख लिखवाया किसके द्वारा गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यही से जो है हर्षवर्धन के दक्षिण विस्तार पर क्या हो जाता है? विराम लग जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, आपको पता है हर्षवर्धन मतलब बहुत ज्यादा धार्मिक भी था, और सबसे खास बात थी कि ये धार्मिक सहिष्णु था, यानी सभी धर्मों को बराबर मान सम्मान देता था। तो आप देखेंगे इसके कुछ प्रारंभ में आप देखेंगे तो ये बौद्ध मतलब शिव और विष्णु और बौद्ध सभी की पूजा करता था, लेकिन ये अपने अंतिम अवस्था में ये क्या करता है? बौद्ध धर्म से ज्यादा प्रभावित होता है। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ये प्रभावित हो जाता है। तो ये महामोक्ष परिषद करता था। कौन सा परिषद करता था? महामोक्ष परिषद करता था। तो ये प्रत्येक 5 वर्ष में, अपने शासन काल में ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर पर क्या करता था? महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ये परिषद कहाँ पे होती थी? प्रयागराज में। तो जैसा कि आप जानते हो प्रयागराज है ना, प्रयागराज क्या है? ये धार्मिक नगरी और हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना और त्रिवेणी सरस्वती का संगम होता है। तो इसलिए तो ये जो महामोक्ष परिषद होगी कहाँ पे हो जाएगी? प्रयागराज में हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी अध्यक्षता फेनसांग का भी आप ध्यान रखेंगे। फेनसांग आया था, किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, तो ये प्रारंभ में आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और बाद में ज्यादा शिक्षा ले लेता है, मतलब मजाक करो। फेनसांग जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा के नालंदा विश्वविद्यालय आता है, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहीं पे प्रोफेसर बन जाता है। बाद में इसको जो है महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। तो इसे जो है 5वीं बौद्ध संगीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 5वीं बौद्ध संगीत के नाम से भी जाना जाता है। आइए और कुछ बातें जानते हैं हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, तो हर्षवर्धन चूंकि मतलब क्या था, इसका जो है साहित्य वगैरह में बहुत ज्यादा गहरी रुचि थी। तो इसके दरबार में आप देखोगे, इसके दरबार में मयूर नाम का कवि रहता था, और एक बाणभट्ट नाम का कवि रहता था। और बाणभट्ट और हर्षवर्धन स्वयं भी तो एक कवि था। हर्षवर्धन स्वयं भी एक कवि था। तो बाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी, तो हर्ष का चरित्र लिखा है ना, यानी हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में लिखा, और दूसरी एक किताब लिख दी थी कादम्बरी। ठीक है, और ये हर्षवर्धन जो चूंकि स्वयं राजा था तो इसने भी बहुत कुछ किया है। तो नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, ये ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखे गए थे? नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, ये स्वयं हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, अब धीरे धीरे इसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, और बहुत ही अच्छे से शासन किया। इसके समय में ये एक प्रकार से देखा जाए तो अशोक के बाद इसका सबसे बड़ा राज्य था, है ना। तो बहुत ही बड़ा राज्य और बहुत ही अच्छे से संचालित किया जा रहा था। लेकिन अफसोस केवल ये रहेगा कि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो जो कि इनकी अच्छी नीतियों को आगे लेके जाता। तो इसका एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है अर्जुन। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अर्जुन जो है क्या कर देता है? हर्षवर्धन के राज्य को कुछ समय के लिए अपने अधीन ले लेता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? ये पूरा साम्राज्य टूट करके बिखर जाता है, और छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आने वाली क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।